हेलो बच्चों, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन, वेरी गुड। तो लास्ट टाइम हमारा देखो बेटा 1.2 कंप्लीट हो गया है। आज हम 1.3 करने वाले हैं। और बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये जो 1.3 है ये तो हमारे सिलेबस से इस साल डिलीट हो गया है। देखो बेटा, डिलीट हो गया है, आई नो दिस, बट 1.3 बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका 1.3 का वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ इन जनरल कि आपका जब आपका चैप्टर नंबर 5 जिसमें कॉन्टीन्यूटी पढ़ोगे आप, कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शंस, तो वहाँ पे इसका यूज आपको मिलने वाला है। क्योंकि ये यदि नहीं आता होगा तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे जिन क्वेश्चंस में इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि इसका जो बेसिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का, सिर्फ बेसिक वाला पार्ट में आज आपको करा देता हूँ, सो दैट आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर जो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज़ द टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या है? देखो, दो हमें फंक्शंस गिवन है, दो फंक्शंस हमें गिवन है, उनका हमें करना है कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल ऐसे सोचो, एक सिंपल सा वे कि आपके पास दो नंबर्स हैं 2 और 3। अब उन 2 और 3 दो नंबर्स के बीच में आपने एक ऑपरेशन अप्लाई किया, से एडिशन। एडिशन क्या एक ऑपरेशन ही तो है। तो 2 और 3 के बीच में आपने ऑपरेशन अप्लाई किया एडिशन, तो आपको क्या मिलेगा? एक नया नंबर मिलेगा, दैट इज़ 2 + 3 जिसका नाम है 5। ठीक है, मीन्स दो नंबर्स के बीच में एक ऑपरेशन अप्लाई करने से आपको एक नया नंबर मिला। सिमिलरली दो फंक्शंस आपको गिवन है और उन दो फंक्शंस पे आपको एक ऑपरेशन अप्लाई करना है और उस ऑपरेशन का नाम है कंपोजिशन। तो जब आप दो फंक्शंस पे कंपोजिशन वाला ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक नया फंक्शन मिलेगा। तो वो जो नया फंक्शन है वो हमें फाइंड आउट करना है कि वो क्या होगा। क्लियर है ये बात? तो चलिए देखें जरा हम। ओके, तो किस तरह से कंपोजिशन हम डिफ़ाइन करते हैं, ये ऑपरेशन जो है कैसे डिफ़ाइन करना है। तो लेट्स टेक 2 फंक्शंस। ये मैंने दो फंक्शंस लिए f और g। f इज ए फंक्शन फ्रॉम x to y एंड g इज ए फंक्शन फ्रॉम y to z। f इज ए फंक्शन फ्रॉम x to y एंड g इज ए फंक्शन फ्रॉम y to z। इस तरह से मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि इस एलिमेंट x की जो इमेज है वो y है और y की जो इमेज है अंडर द फंक्शन g वो क्या है हमारे पास? लेट इट बी स्मॉल z। ठीक है, ये हमारा g फंक्शन के अंडर में। अब मैं एक नया फंक्शन डिफ़ाइन कर रहा हूँ जो फंक्शन x सेट से z सेट में जाएगा और इस तरह से जाएगा कि x की इमेज डायरेक्टली z पे ले जाएगा। x की इमेज कहाँ पे जाएगा? x की इमेज कहाँ ले जाएगा? z पे। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? कहाँ से स्टार्ट हुआ? x से, और कहाँ पे जाएगा? z में जाएगा। तो इस फंक्शन को हम नाम देंगे g कंपोजिशन f। ध्यान दें बेटा, दिस इज नॉट f कंपोजिशन g, दिस इज g कंपोजिशन f। ठीक, इसको मैं बोल रहा हूँ पहला फंक्शन और इसको मैं बोल रहा हूँ दूसरा फंक्शन। और ये जो बीच में है ना, ये जो साइन है दिस इज़ फॉर कंपोजिशन, दिस इज़ फॉर कंपोजिशन। ये ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन होता है एडिशन का एक साइन होता है, तो ऐसे ही कंपोजिशन का साइन क्या है? ये ओ टाइप का है जिसको आप इन जनरल इन रफ वे गॉफ क्या पढ़ते हो? गॉफ। ठीक है, तो वैसे एक्चुअल में क्या होता है? जी कंपोजिशन एफ, जी कंपोजिशन एफ। तो जी कंपोजिशन एफ जो फंक्शन बनेगा वो डायरेक्टली कहाँ से कहाँ ले जा रहा है आपको? x से z पे। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये है सेकंड, पहला दूसरा। कंपोजिशन में दो फंक्शंस तो होंगे ना, पहला दूसरा। तो हम कहाँ से कहाँ चलते हैं? दूसरे की डोमेन से। दूसरा जो फंक्शन है f, उसकी डोमेन क्या थी हमारे पास? स्टार्टिंग में x थी। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? दूसरे की डोमेन से। दूसरे की डोमेन से चलते हैं हमेशा हम। दूसरे की डोमेन से पहले वाला जो फंक्शन है पहले की को डोमेन में जाते हैं। पहले की
कोडोमेन में है, दूसरी की डोमेन से, यहाँ पे दूसरा एफ है, यहाँ पे दूसरा एफ है, ठीक है, से पहले की कोडोमेन में जाना होता है कंपोजिशन में, एंड इस तरह से जाना होता है सच दैट कि जी कंपोजिशन एफ ऑफ, जब मेरे पास डोमेन ये है तो इसके हर एलिमेंट की इमेज बनेगी बनेगी, पक्का ये बात श्योरिटी है। तो इसका जो एलिमेंट x होगा उसकी इमेज क्या बनेगी, कैसे बनेगी, उस x की इमेज पहले आप f पे लगाओगे, उस x की इमेज किस पे लगाओगे बेटा, f पे लगाओगे। तो जब x की इमेज f पे तो ऑब्वियसली होगी, क्योंकि f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, तो वो क्या हो गई, y हो गई, क्या हो गई, वो y। अब ये जो वैल्यू है f(x) की जो वैल्यू y है वो किसकी डोमेन में है, g की डोमेन में। तो इसका मतलब ये होगा कि g इसके ऊपर जब अप्लाई होगा तो वो आपको कहाँ देगा, इमेज z में देगा। तो इस वैल्यू को आप अप्लाई कर दोगे अब g के साथ, यानी कि g ऑफ y, तो g ऑफ y क्या आ जाएगा आपका, z। ऐसे सोचो, सिंपल ऐसे सोचो कि x को पहले इसके साथ चिपका दो, जो वैल्यू आएगी, इमेज आएगी, उसको इसके साथ चिपका दो, बस एक दूसरे के साथ चिपकना है, समझ रहे हो। जी एफ जो है x के साथ चिपकेगा, एक वैल्यू देगा, आउटपुट तो मिलेगी, जब चिपकेंगे तो आउटपुट तो आएगी ना, और जब आउटपुट आएगी तो फिर दोबारा से चिपक जाओ जी, तो वो एक नई आउटपुट देगा। मतलब समझ गए ना आप, आर यू गेटिंग, क्लियर है ये बात। तो हमारे पास x की जो इमेज है वो क्या मिल गई है बेटा, z मिल गई है, और आपको एक नया फंक्शन डिफाइन करते हुए मिल गया है, और दिस जी कंपोजिशन f कहलाता है। गॉट इट, क्लियर है ये बात। अच्छा, अब बात आती है कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि f कंपोजिशन g क्या होगा, f कंपोजिशन g क्या होगा। तो वो भी सिंपल है, डेफिनेशन इन द सिमिलर वे। यदि मान लो कि सिचुएशन ऐसी बनती है कि f कंपोजिशन g आता है, तो f कंपोजिशन g कहाँ से चलेगा, पहली बात g की डोमेन से चलेगा। तो यहाँ पे जो भी सेट होगा वो आएगा डोमेन ऑफ g से कहाँ जाओगे, f की कोडोमेन में, कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन f, ठीक है। से किस तरह से डिफाइन होगा, f कंपोजिशन g ऑफ x इज इक्वल्स टू, पहले x किसके साथ चिपकेगा, किसके साथ, g के साथ, तो वहाँ से साथ में रहेगा f बाहर, तो वहाँ से एक आउटपुट मिलेगी f ऑफ y। अब y किसके साथ चिपक गया, f के साथ, तो फिर से एक नई आउटपुट मिलेगी से z। तो इस तरह से f कंपोजिशन g भी डिफाइंड हो जाएगा, बट वो कब होगा बेटा, वो डोमेन ऑफ g से चलेगा f की को डोमेन में। अब यहाँ पे एक सिंपल सा और चीज़ देखो ध्यान से, सपोज करो मैं जी कंपोजिशन एफ की डिफाइन करने के लिए बात कर रहा हूँ, जी कंपोजिशन एफ की डेफिनेशन की बात करता हूँ, तो जो x है वो पहले f के साथ आता है, f के साथ आता है, ठीक है। तो fx वैल्यू देगा, fx वैल्यू एक्चुअल में क्या कहलाती है, रेंज ऑफ f का एलिमेंट। fx का मतलब क्या है, रेंज ऑफ f ना, अरे यार fx की वैल्यू का मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f में एलिमेंट है ये। अब ये जो रेंज ऑफ f वाला एलिमेंट है जो कि y सेट में है, यहाँ पे दिख रहा है, यदि ये वाला एलिमेंट की जो वैल्यू है वो g की डोमेन में है तो ठीक है, तो ये g ऑफ y एक वैल्यू जनरेट करेगा, ठीक है। बट यदि ये वाला जो y है वो g की डोमेन में ना होता, यदि ये y यानी कि ये जो fx की वैल्यू है यदि ये g की डोमेन में ना हो, तो g ऑफ समथिंग जो कि डोमेन में नहीं है तो आउटपुट आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये फाइनल आउटपुट लाने के लिए इस f ऑफ x को कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, इस f ऑफ x को g की डोमेन में होना चाहिए। तो फॉर g कंपोजिशन f, तो नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पे, फॉर g कंपोजिशन f टू बी डिफाइंड वी मस्ट हैव, क्या होना चाहिए, वी मस्ट हैव रेंज ऑफ f मस्ट बी इन, यानी कि सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। देखो डोमेन ऑफ g में यदि एक्स्ट्रा एलिमेंट भी, जैसे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है और मैं यहाँ पे एक एलिमेंट और दिखा देता हूँ से y डैश, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है।
तो भी हमारा जी कंपोजिशन एफ बड़े आराम से चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेंज ऑफ एफ वाला एलिमेंट है वो डोमेन ऑफ जी में होना चाहिए। डोमेन ऑफ जी में यदि एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो भी चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, ठीक है। बट ये चीज़ तो हमें चाहिए ही होगी। तो ये वाला जो नोट है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द डेफिनेशन ऑफ जी कंपोजिशन एफ, और यू कैन से एफ कंपोजिशन जी ऑल्सो। तो ऐसे ही एफ कंपोजिशन जी में क्या होगा कि जो जी की जो रेंज होगी दिस विल बी डिफाइंड ओनली व्हेन रेंज ऑफ जी, यहाँ पे बनेगा रेंज ऑफ जी किसका सबसेट होना चाहिए, डोमेन ऑफ एफ का, फॉर दिस टू बी डिफाइंड। क्योंकि ये जो एलिमेंट है ना यार, ये जो एक्स है वो किसके साथ चिपक रहा है, जी के साथ। ये आउटपुट देगा आपको, आउटपुट देगा मतलब ये रेंज में आएगा, जी की रेंज में आएगा। और वो जी की रेंज वाला जो एलिमेंट वाई है यदि एफ की डोमेन में ना हो तो ये वैल्यू कैसे जनरेट करेगा, जनरेट ही नहीं कर पाएगा नई वैल्यू। आर यू गेटिंग, क्लियर है ये बात, ओके है, वेरी गुड। तो वेरी गुड बच्चों, ये हो गया हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इसके ऊपर एक दो एग्जांपल्स करते हैं छोटे से, एंड ये आपका यूज होगा कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के अंदर चैप्टर नंबर 5। गॉट इट, चलो तो चलते हैं आगे, जल्दी से बढ़ते हैं। चलिए तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एफ इज फ्रॉम, पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे, एफ इज फ्रॉम 1 3 4 जो सेट है से 1 to 5 में है, और जी दिया हुआ है 1 to 5 से 1,3 में। और इस तरह से दिया हुआ है कि f जो है ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। f ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में क्या लिखा हुआ है बच्चों, दिस इज 1, 2, 3, 5 एंड 4, 1 एंड g इज 1, 3, 2, 3, 5, 1। ठीक है, वो बोलता है कि राइट जी कंपोजिशन एफ, जी कंपोजिशन एफ बनाना है। सिंपल, जी कंपोजिशन एफ बनाने के लिए क्या करोगे आप, ऐसे सोचो कि ये f है और ये g है। f जो है 1 3 4 है, यहाँ पे है 1 2 5। ओके, 1 किस पे जा रहा है, 1 की इमेज क्या है, 2 है, 1 की इमेज 2 है बच्चों। 3 की इमेज क्या है, यहाँ पे 5 है, 3 की इमेज 5 है, और 4 की इमेज क्या है, 1 है, तो 4 की इमेज 1 है। ठीक है, ऐसे है। अब जी कहाँ है भाई, 1 to 5 से चलेगा वो कहाँ पे, 1,3 पे। जी में देखो 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 3 है भाई, 2 की इमेज भी 3 है, 2 की इमेज भी 3 है, 5 की इमेज 1 है, 5 की इमेज 1 है। ये हो गया, ये डायग्राम है। अब जी कंपोजिशन एफ कहाँ से स्टार्ट होगा, सोचो पहले, दूसरे की डोमेन से। ये पहला, ये दूसरा। दूसरे की डोमेन कौन है, 1 3 4 से पहले की कोडोमेन क्या है, पहला मतलब जी, और जी यहाँ पे है, उसकी कोडोमेन है 1,3 में जाएगा। कैसे जाएगा, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, एक्स कौन कौन है यहाँ पे, 1 3 4, तो 1 पे इमेज लेगा ये, 3 पे इमेज लेगा ये, 4 पे इमेज लेगा। ठीक है बच्चों, ये 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे इमेज मिलेंगी आपको। 1 पे इमेज क्या मिलेगी वो तो बताओ जरा, जी बाहर एफ ऑफ 1, पहले 1 f के साथ ऑपरेट होगा, f ऑफ 1 एक वैल्यू देगा, जो वैल्यू देगा वो g के साथ चिपकेगी, एक नई वैल्यू जनरेट होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या वैल्यू जनरेट होती है। f ऑफ 1 क्या मिल रहा है, 2, तो g बाहर 2, और g ऑफ 2 क्या आएगा, g ऑफ 2 कितना दे रहा है, 3 वैल्यू दे रहा है आपको। ठीक, g बाहर f ऑफ 3 कितना वैल्यू दे रहा है, देखो आप, f ऑफ 3 5 दे रहा है, और g ऑफ 5 कितनी वैल्यू दे रहा है आपको, जी ऑफ 5 दे रहा है वैल्यू 1। ठीक, अब देखो यहाँ पे जी बाहर एफ ऑफ 4 कितनी वैल्यू दे रहा है, ध्यान से देखो, जल्दी से बताओ मुझे। एफ ऑफ 4 वैल्यू दे रहा है 1, और जी ऑफ 1 क्या दे रहा है वैल्यू, बोलो ना, जी ऑफ 1 वैल्यू दे रहा है 3।
इसका मतलब ये हुआ कि जी कंपोजिशन एफ जो है वो एक फंक्शन हो गया है विच इज़ इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में देखें तो 1 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, 1 3 पे गया, 3 1 पे गया, और साथ में जो 4 है वो भी 3 पे ही गया। ये हो गया जी कंपोजिशन एफ। देखो ना, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, तो 1 की इमेज कहाँ जाएगी, 3 पे जाएगी, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे ही तो बनाया था हमने डायग्राम, 1 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 3, तो 1 गोज़ टू 3, ऐसे जाएगा। जी कंपोजिशन एफ ऐसे बनेगा, एफ और जी ऐसे लिखें तो ठीक है। फिर 3 गोज़ टू 5, 5 गोज़ टू 1, तो 3 गोज़ टू 1, ये गया। 4 गोज़ टू 1, 1 गोज़ टू 3, तो 4 गोज़ टू अगेन 3। ये हमारा जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा जी कंपोजिशन एफ। गॉट इट बच्चों। अब सपोज करो मैं इसी क्वेश्चन में बोलता हूँ कि फाइंड एफ कंपोजिशन जी, फाइंड एफ कंपोजिशन जी। तो एफ कंपोजिशन जी जब चलेंगे तो जी की डोमेन से चलोगे अब आप। अब जी की डोमेन में कौन कौन है, जी की डोमेन में कौन है बेटा, देखो जी की डोमेन इज 1 to 5, तो चलो 1 पे लेते हैं, 1 पे वैल्यू लेते हैं। तो एफ बाहर जी ऑफ 1, ठीक है, एफ बाहर जी ऑफ 1। जी ऑफ 1 कितना आ रहा है, जी ऑफ 1 3 है, जी ऑफ 1 3 है, तो एफ ऑफ 3 बन गया। और एफ ऑफ 3 कितना है, देखो जल्दी से मुझे बताओ, एफ ऑफ 3 5, तो वैल्यू आ गई 5, यदि मैं एफ कंपोजिशन जी की बात करूँ। ओके, एफ कंपोजिशन जी ऑफ, जी की डोमेन में और क्या है देखो जल्दी से, 2 और 5 है, तो 2 पे आएगी वैल्यू। एफ बाहर जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 कितना आ रहा है जल्दी से बताओ मुझे, जी ऑफ 2, जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 2 2 भी 3, जी ऑफ 2 इज़ 3, तो एफ ऑफ 3 5, तो मतलब ये भी 5 आ गया। देन नेक्स्ट इज एफ कंपोजिशन जी ऑफ 5, तो जी ऑफ 5 कितना आ रहा है, अरे बताओ ना, एफ ऑफ जी ऑफ 5, जी ऑफ 5 इज 1, तो जी ऑफ 5 इज 1, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है, एफ ऑफ 1 इज 2, तो एफ ऑफ 1 इज 2। तो इसका मतलब यदि मैं यहाँ पे एफ कंपोजिशन जी की वैल्यू लिखता हूँ एज ए ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में, तो एफ कंपोजिशन जी क्या बना जल्दी से बताओ। एफ कंपोजिशन 1 की इमेज 5, 1 की इमेज 5, फिर 2 की इमेज 5, 2 की इमेज भी 5 बनी, और देन 5 की इमेज 2, 5 की इमेज 2। अब आप एक नोटिस करो बात कि एफ कंपोजिशन जी की जो वैल्यू आई है और जी कंपोजिशन एफ की जो वैल्यू आई है वो दोनों इक्वल नहीं हैं। तो यहाँ पे एक नोटिस करने वाली जो बात है, जो नोट है एक इम्पोर्टेंट, कि जो कंपोजिशन है फंक्शंस का, एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ इक्वल नहीं होते हैं एज लाइक इन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आपको याद होगा कि मल्टीप्लिकेशन के केस में ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल नहीं होते। तो सिमिलरली फंक्शंस के केस में भी आप देख पा रहे हो कि फंक्शंस में जब हम बात करें कंपोजिशन की, तो एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ इक्वल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गई ये कहानी आपको। ओके, क्लियर टू यू, वेरी गुड। Now one more example. One more example is find F composition G and G composition F. G composition F, fx दिया हुआ है मोड ऑफ x, gx दिया हुआ है मोड के अंदर 5x माइनस कर दो। f कंपोजिशन g निकालना है, तो f कंपोजिशन g निकालने का मतलब होता है कि उसके x एलिमेंट पे इमेज बताओ। अब ये जो x है वो किसकी डोमेन में होगा, किसकी डोमेन में होगा, g की डोमेन में होगा। ठीक है, तो पहले ये x g के साथ चिपक जाएगा, एक नई वैल्यू जनरेट करेगा, ठीक है, और फिर वो f के साथ रहेगा, बाहर वाले f के साथ। अब g ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 5x माइनस में ये 2 का मोड। अब ऐसे सोचो कि f ऑफ x की मोड ऑफ x वैल्यू है, तो f ऑफ 10 कितना होता है, f ऑफ 10 मोड ऑफ 10, f ऑफ आशीष, f ऑफ आशीष
क्या आएगा, मोड ऑफ आशीष। तो एफ ऑफ मोड ऑफ x माइनस 5, मतलब x को, इस वाले x को मैंने किस में रिप्लेस किया है, मोड के अंदर 5x माइनस 2 में। तो यहाँ पे इस x को भी मोड ऑफ x 5x माइनस 2 में रिप्लेस कर दो। तो एफ की वैल्यू, तो एफ ऑफ ये x है मेरा, ये पूरा एक नया x है। तो आंसर क्या आएगा, मोड के अंदर जो x है, वो कितना है, पहले से ही मोड 5x माइनस 2 है, उसका डबल मोड सिंगल मोड बात तो सेम ही है। मॉडुलस पहले से ही पॉजिटिव वैल्यू बन चुका है, उसका फिर से पॉजिटिव करोगे वो तो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब आप सिंपली क्या लिख सकते हो, 5x माइनस 2 का मोड ही रहा, एज इट इज रहा। अब जी कंपोजिशन एफ निकालो, यहाँ पे जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, बोलो। जी बाहर, ये वाला जो x है पहले किसके साथ अप्लाई होगा, f के साथ। तो एफ एक्स क्या वैल्यू देगा आपको, मोड ऑफ x। अब जी ऑफ x की ये वैल्यू है, तो इसमें इस x को उन्होंने किस में रिप्लेस कर दिया, मोड ऑफ x में। तो राइट साइड में भी रिप्लेस करोगे तो 5 मोड ऑफ x माइनस 2 और उसका मोड। तो ये हो जाएगा हमारे पास किसकी वैल्यू, जी कंपोजिशन एफ ऑफ x की वैल्यू। अब आप सिंपली ये देखो कि एफ कंपोजिशन जी ऑफ x की वैल्यू एंड जी कंपोजिशन एफ ऑफ x की वैल्यू ये दोनों सेम नहीं है। तो क्लियरली हेयर ऑल्सो आप नोटिस कर पा रहे हैं, एफ कंपोजिशन जी ऑफ x, जी कंपोजिशन एफ ऑफ x, फॉग और गॉफ ये दोनों इक्वल नहीं हैं इन जनरल। ध्यान देना, इन जनरल ये दोनों इक्वल नहीं है। इन जनरल मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम बहुत सारे एग्जांपल्स में ये भी देखेंगे कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। बट इन जनरल यदि आप रैंडमली कोई भी एफ और जी उठा लेते हो तो वहाँ पे इक्वल नहीं होते। एज लाइक इन मैट्रिसेज मल्टीप्लिकेशन कि ए इंटू बी और बी इंटू ए दो मैट्रिक्सेज इक्वल हो सकती हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे जहाँ पे इक्वल होती हैं, बट इन जनरल आप रैंडमली कोई भी दो उठा लोगे तो फिर वो नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए कंडीशन होती है कि भाई इस कंडीशन में वो दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, ए बी और बी ए। ऐसे यहाँ पे एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया बच्चों? ओके, तो ये हो गया हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। साथ के साथ एक छोटा सा पार्ट और है जिसे कहते हैं हम इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। क्या बोलते हैं, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, ये नोटेड। ओके, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। तो बस अभी इन्वर्स में सिर्फ इतना समझ लो, क्योंकि देखो ये डिलीटेड पोर्शन है, क्योंकि इन्वर्स वाला जो पोर्शन है इस साल के लिए डिलीटेड है। बट इतना ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, और यू कैन राइट इट एज इन्वर्टिबल फंक्शन। क्या बोल सकते हो इसको, इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन या इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन function is 1 and onto, that is you can say bijective। यदि फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तभी उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब आप ये सोच के देखो, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि जो साइन एक्स फंक्शन है आपका, साइन एक्स एफ फ्रॉम आर टू आर करें, आर टू आर और साइन एक्स, ये इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए यही सोचना पड़ेगा कि 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं। तो एक बात तो मुझे 1 के लिए दिख रही है कि ये 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यार साइन एक्स जो है पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब अपनी वैल्यूज़ एक पीरियड के बाद रिपीट करता है। ठीक है, कैसे? एफ ऑफ 0 देखोगे आप, 0 आता है। एफ ऑफ पाई देखोगे 0 आता है। एफ ऑफ 2 पाई देखोगे तो 0 आता है। मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 आपको पता है कि n पाई पे होती है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो आप सारे के सारे ऐसे देख सकते हो पाई के मल्टीपल्स जहाँ पे सेम वैल्यू लेता है। तो ये 1 नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि साइन एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -1 से +1 क्लोज इंटरवल, जबकि यहाँ पे कोडोमेन R है। तो इसलिए ये फंक्शन 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बट हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो रोज़ाना बात करते हैं इन्वर्स, साइन इन्वर्स की। साइन इन्वर्स का मतलब क्या है? इन्वर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स ना।
तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि साइन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और यहाँ हम बोल रहे हैं दूसरा मतलब चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा क्यों? मैंने आपको पहले बताया है कि यदि कोई फंक्शन 1 ऑन टू नहीं है तो उसको हम डोमेन और कोडोमेन को चेंजेस करके 1 ऑन टू बना सकते हैं। ठीक है, तो यदि मैं इसकी कोडोमेन को चेंज कर देता हूँ किस में, रेंज में, यानी कि -1 से +1 कर देता हूँ, तो ये ऑन टू तो हो जाएगा, बट स्टिल ये 1 नहीं होगा। तो 1 के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो डोमेन है उसको चेंज कर देते हैं -π/2 से +π/2 में, क्योंकि -π/2 से +π/2 जब आप ले जाओगे यहाँ से यहाँ, तो माइनस यहाँ वाला जो पार्ट है यहाँ वाला वो वैल्यू लेगा नेगेटिव वाली, यानी कि -1 से लेके 0 तक की वैल्यूज लेगा यहाँ तक। ठीक है, फिर 0 से π/2 वाले जो एंगल्स होंगे वो सारी वैल्यू लेंगे 0 से 1 वाले। तो इसका मतलब हर x के करस्पॉन्डिंग आपको एक डिफरेंट y मिलेगा। तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट विल गिव यू डिफरेंट इमेजेस, और हर इमेज के करस्पॉन्डिंग आपको प्री इमेज भी मिलेगी। मीन्स यदि मैं f फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ फ्रॉम दिस टू दिस, f(x) = sin x, तो अब ये 1 भी हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा, और इस वजह से इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। और जब हम इन्वर्स की बात करते हैं तो हमारी डोमेन जो है वो कोडोमेन बन जाती है, मतलब रेंज बन जाती है, क्योंकि अब ये डोमेन और रेंज बन चुके हैं, क्योंकि अब ये डोमेन और रेंज है, बिकॉज ऑफ ऑन टू रेंज बन गया। ठीक है, तो जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी इन्वर्स की। तो हम बोलते हैं साइन इन्वर्स x की डोमेन ये है और उसकी रेंज ये है। ठीक है, और इस रेंज को एक्चुअल में प्रिंसिपल रेंज भी बोला जाता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये एक बेसिक फंडा होता है जो कि फंक्शंस की हेल्प से ही निकल के आता है कि 1 हो, ऑन टू हो, तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जिन बच्चों को ये बात नहीं पता थी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो आज ये पता चल गई है बच्चों। अब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को एक बार फिर से जब रीड करोगे तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ज़्यादा फीलिंग आएगी, यस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये जो डोमेन और कोडोमेन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो अभी तक जो हमें क्लियर नहीं था वो अब हमें क्लियर हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ओके देन, टाटा बाय बाय बच्चों, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने जानकार जो भी आपके हैं, जो 11th-12th की मैथ्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी वे से टच हैं, तो उनको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यस, लाइक का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे, हमें मोटिवेट कीजिए। तो इसी के साथ थैंक यू बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको CBSE में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।